चलिए नमस्कार। हम लोग हाजिर हैं अभ्यास टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 10 के साथ। और आपको पता है मेरे जिम्मे होगा साइंस टेक के सवाल और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का पहला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको यूरोपा की जगह पे यूरोप पढ़ लिया होगा। सर ये यूरोप नहीं है, यूरोपा ही है, यूरोपा। चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इसके ऑप्शंस देखते हैं। यूरोपा जो है ना, यूरोपा देखिए ये जुपिटर का सैटेलाइट है। जुपिटर का, ये जुपिटर का मून है, जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, जुपिटर बोले तो हिंदी में बृहस्पति, हिंदी में बोले तो बृहस्पति, बृहस्पति का है ये। तो पहला जो ऑप्शन होता है ना, ये शुक्र का उपग्रह है, ये गलत है। ये किसका उपग्रह है? जुपिटर का उपग्रह है। ठीक है, अब इसमें और बात करेंगे। यह पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है, सर ये भी गलत है। यह जो पृथ्वी का सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक, उससे ये छोटा है। मतलब ये जो यूरोपा है ना, यूरोपा का डाया, ठीक है, ये डाया मान लीजिए। अगर आप स्फीयर मानते हैं तो यूरोपा का जो डाया है वो है 1/4 ऑफ डाया ऑफ मून। किसका? अर्थ का मून, डाया ऑफ मून। मेरी बात समझिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि यूरोपा यूरोपा जो जुपिटर का, जो बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक, उसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसके डायमीटर का चौथा भाग है, चौथाई हिस्सा है। मतलब इससे यह पता चलता है कि यूरोपा का जो साइज है वो चंद्रमा से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ना, ये पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं, इसकी सतह बर्फ से बनी है, ये ऑप्शन सही है। आप जब जाएंगे, या साइंटिस्ट लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च ऐसा बताता है कि जो यूरोपा है ना, इस पे लगभग 15 से 25 किलोमीटर, ध्यान से सुनिए, इसका जो सरफेस है ना, वहां पे 15 से 25 किलोमीटर जो है ना, समझिए सर, 15 से 25 किलोमीटर जो लेयर है ना, वो आइस का है। इसको बोलते हैं आइसी सरफेस। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसकी सतह बर्फ से बनी है, हाँ बनी है। ये 15 से 25 किलोमीटर जो इसका सरफेस है ना, ठीक, वो आइस का बना हुआ है। ठीक है, और यहां से एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। आप लोगों को पता होगा कि जो बर्फ है ना, वो पानी पे तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो ऐसा अनुमान है कि ये 15 से 25 किलोमीटर तो आइस का लेयर है। माना जाता है कि इसके नीचे ये बर्फ जो है ना, ये तैर रहा है, और बर्फ के नीचे लगभग 60 से 150 किलोमीटर, समझ रहे ना, इतना डेप्थ में ना पूरा का पूरा ना पानी होगा। मतलब अगर कायदे से सही बात करें तो ये ना इतना अमाउंट ऑफ वाटर है जितना पृथ्वी पे भी नहीं है। मतलब पृथ्वी पे जितने जल की मात्रा उपलब्ध है, उससे दुगुना से भी अधिक मात्रा वहां पे उपलब्ध है। कहां पे? यूरोपा पे। अब आप देखिए, वहां पे मतलब जल मिल गया, ठीक, और मतलब इसलिए ना, मतलब बोलते हैं कि अपने सोलर सिस्टम में लाइफ की जो सबसे ज्यादा संभावना है ना, जहां पे पृथ्वी के जैसा लाइफ को लाइफ पॉसिबल है, वो यूरोपा पे ही है। मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो इसका ऑप्शन 1 2 गलत है, केवल एक जो ऑप्शन है 3, यही सही है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये सवाल मेरा देने के पीछे कारण था कि अभी नासा का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, यूरोपा क्लिपर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका काम हो जाएगा। यहां यूरोपा क्लिपर, ये देखिए, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यूरोपा क्लिपर देखिए, यहाँ पे ये सवाल देने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही था। यूरोपा क्लिपर क्या बोलता है? एक्सप्लोरिंग जुपिटर्स आइसी मून। देखो ये लाइन अगर आपको याद है ना, तो दो सवाल आप बना लेंगे। क्या? ये ऐसे भी देखो, यहाँ पे यूरोपा लिखा है ना, मून ऑफ जुपिटर, तो यहां से पता चल जाएगा तो ये शुक्र का नहीं है। और दूसरा क्या लिखता है? आइसी मून। आइसी मून का मतलब समझ में आ रहा है ना, वहां पे आइस है, तो यहां से भी वो ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या लिखता है? पोटेंशियल फॉर लाइफ, मतलब जीवन की संभावना है पूरे अपने सोलर प्लेनेट में सबसे ज्यादा, अभी का जो रिसर्च है उसके हिसाब से लाइफ की जो सबसे ज्यादा संभावना है वो यूरोपा पे ही है। और इसीलिए नासा का एक प्रोग्राम है, मतलब यूरोपा क्लिपर। देखिए ये यहाँ पे देखो, ये लॉन्चिंग डेट है कब? अक्टूबर 2024 में। तो सवाल ना, अब देखिए ये सवाल आपको बता दिया, तो आपको ना यूरोपा जब भी सवाल आएगा, या कहीं भी आपके नजर से यूरोपा गुजरेगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज होगा अब अपडेट होते रहिएगा। अभी के हिसाब से देखिए अक्टूबर 2024 में नासा इसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है ना, वहां पे वो ये सैटेलाइट वगैरह ये सब भेज रहे हैं पूरा का पूरा अपना रिसर्च के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल इतना काफी है। बहुत जानकारी चाहिए आपको तो ये बता दिया है, आप ना गूगल करिएगा यूरोपा
क्लीपर, और नासा का आएगा, नासा के वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए सर, तो यहां हो गया इसका ऑप्शन नंबर यही। बताइए, वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्न में से किस कार्य को प्रभावी रूप से करने में सक्षम है? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्तमान स्थिति में, ठीक। तो वर्तमान स्थिति में करेंगे ना तो औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करता है, हाँ करता है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, नाम से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग बुद्धिमान है ना, तो बुद्धिमान एक दिन में नहीं हो गए हैं, वो हम लोगों ने गलतियां की हैं फिर सीखा है। जैसे आप जाइए, आपने कभी ना जलती हुई चीज को छुआ होगा, तो छुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये ना जला, तो आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुआ होगा। इसके बाद फिर क्या होगा ना कि अगली बार जैसे भी जैसा कभी भी वैसा जब सिचुएशन आया होगा तो आपने वो काम नहीं दोहराया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग ना गलती करके सीखते हैं। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं, उस डेटा के आधार पर वो लोग ना कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, वो खुद सीखते हैं। जैसे आप जाइएगा चैट जीपीटी वगैरह में या गूगल में भी देखेंगे ना, तो शुरू में जीपीएस जो होगा ना वो अच्छा नहीं बताता रहा होगा सही से जानकारी, लेकिन उसमें इतना ज्यादा डेटा यूज हुआ ना कि फिर वो धीरे धीरे सही बताने लगा, ठीक है। तो ये औद्योगिक इकाइयों में कम करेगा, कैसे कम करेगा, ये बताएगा, ठीक है, कि कहां पे एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कट आउट करेंगे, ठीक है। ये सब सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना करना, ठीक है, अभी जीपीटी आ गया है तो बहुत है, तो ये ऑप्शन सही है, इस पे अभी बहुत नहीं जाएंगे। कहानी और गीतों की रचना करना अभी इस तरीके का भी नहीं हुआ है, ठीक है, कि जो मतलब अच्छे से मीनिंगफुल गाने और ये है वो लिख लेंगे कहानी वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। रोगों का निदान, हाँ ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा से ना डायग्नोज कर पाएंगे, बीमारी के बारे में पता चल पाएगा, ठीक है। तो बीमारी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक, तो हम लोग ना रोग का निदान अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट से स्पीड में परिवर्तन करना, ये तो आप लोग करते ही होंगे, गूगल असिस्टेंट वगैरह का यूज करते होंगे, नहीं तो ये हो सकता है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, नहीं ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर देखोगे तो 134 और 134 का है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोलता है, हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और इसको ऐसे सूचित करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो ये जल है, जल H2O, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इसको तोड़ेंगे तो एक तो निकलेगा आपको हाइड्रोजन और दूसरा निकलेगा ऑक्सीजन, इसको ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मतलब सिंपल है कि जल को जब तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक। ये हाइड्रोजन, ये आपको मालूम होगा कि जो हाइड्रोजन होता है ना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाइड्रोजन बहुत अच्छा ईंधन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जल को तोड़ के, और जल आपको मालूम है मतलब कम से कम सागर वगैरह में, मतलब ओशियन वगैरह में जल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जल को तोड़ के हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करेंगे, ठीक। और इससे ना कई सारा फायदा है, एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, दूसरा क्या है कि ये हाइड्रोजन, फिर से ये हाइड्रोजन जब जलेगा, हाइड्रोजन का जब ईंधन में यूज करेंगे तो हाइड्रोजन कंबसन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। मतलब इसको बोलते हैं क्लीनेस्ट, मतलब ये एनर्जी फ्यूल, ठीक है ना, क्लीनेस्ट फ्यूल, क्योंकि ये जब जलेगा तो कोई आपको ना पॉल्यूशन, कोई भी जो है ना, कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह का वो इमिशन नहीं करेगा। और अभी आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में वो नेट कार्बन जीरो और वातावरण को में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो उस दिशा में हम लोगों को बहुत सारा मदद मिलेगा, किससे, ग्रीन हाइड्रोजन से मिलेगा, हाइड्रोजन से मिलेगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि भारत का ना बहुत सारा पैसा तेल के, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ना हाइड्रोजन खुद से प्रोडक्शन करने लगे तो हम लोग ना इस मामले में अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। तो अब देखो ये समझ में आ गया ना हाइड्रोजन। अब ये तो हाइड्रोजन कई तरीके का होता है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, इसी में एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ना, अब देखिए ये जो H2O को ब्रेक किया, जल को तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो हमको एनर्जी कहां से मिल रही है, अगर वो एनर्जी आप कोयला जला के कर रहे हैं तो फिर तो वातावरण में प्रदूषण फैलेगा ही ना, ठीक। अगर हम लोग ना ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, मेनली हम लोग विंड एनर्जी से कर रहे हैं या सोलर एनर्जी से कर रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
देखो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, सही है, लेकिन वो हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो उसको तोड़ने में अगर हम ना किसी दूसरे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करेंगे तब तो प्रदूषण होगा ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन होते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवा के प्राप्त करते हैं, और उसमें भी बोले तो विंड और सोलर। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है, हाँ सही है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन ये था कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तोड़ के प्राप्त करते हैं। यहां पे पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय है, हाँ है। क्यों है? रिन्यूएबल का मतलब क्या है? कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, जिसका बार बार उत्पादन किया जा सके। तो हाइड्रोजन का उत्पादन बार बार किया जा सकता है, इसलिए ये रिन्यूएबल है। इसे जल के अणुओं को तोड़कर प्राप्त किया जाता है, सही है। इसमें सौर पवन आदि स्रोत से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर जल के अणु तोड़े जाते हैं, सही है। क्योंकि हाइड्रोजन के हरित हाइड्रोजन के बारे में बोला है, तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। सोलर सेल के निर्माण में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन का करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है इसलिए करते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इसलिए इसका करते हैं। ये आसान सवाल है। यूरेनियम का करेंगे नहीं, यूरेनियम ऐसे भी रेडियो एक्टिव होगा। लिथियम वगैरह करते नहीं। लिथियम का कहाँ यूज करते हैं? लिथियम आयन बैटरी बनाने में करते हैं, लिथियम आयन बैटरी बनाने में। आजकल देखते हो ना, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब सब जो होता है ना, स्कूटी वगैरह और ये जो भी आजकल अब तो कार वगैरह सब भी आ रही है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन आप जानते ही हैं। परमाणु बम बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? देखो परमाणु बम बनाने के लिए ना हमको यूरेनियम चाहिए और प्लूटोनियम चाहिए। प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम है, ये प्लेटिनम नहीं है। ये प्लेटिनम होगा तब नहीं होगा, प्लूटोनियम होगा, प्लूटोनियम। टेंशन मत लो, अगर ऑप्शन में प्लेटिनम है, ठीक है, एक काम करते हैं, छोड़ो छोड़ो हटाओ, जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये प्लेटिनम अगर है ना तो केवल यूरेनियम होगा, ठीक है। ये मैंने ठीक है मैंने ये कंफ्यूजन करने के लिए डाला है ऑप्शन ए और बी। अगर ऑप्शन बी में प्लूटोनियम होता तब इसका आंसर होता डी, लेकिन यहाँ पे प्लूटोनियम नहीं है, वो होता था प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम 239 जो होता था ये होता था रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते थे एटम बनाने में। आपको मालूम होगा, कई बार बताया है कि एक बार ना हिरोशिमा पे बम गिरा था, ठीक है। तो हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो यूरेनियम का बना हुआ था, लेकिन जो नागासाकी पे बम गिरा था, नागासाकी पे जो बम गिरा था वो किसका बना था? प्लूटोनियम का बना था, ठीक है। इस बम का नाम था क्या नाम था? लिटिल बॉय, और इसका नाम था फैटमैन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूटोनियम नहीं है, प्लेटिनम है, इसलिए इसका जो आंसर होगा केवल और केवल ए होगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से संबंधित निम्न में कथनों से कौन सही नहीं है? ठीक है। तो देखो एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता था, आप याद करिए, ये होता था विबग्योर, कई बार मैंने बताया होगा। इसको बोलते थे विजिबल लाइट। रेड के बाद होता था इंफ्रारेड, इसके बाद होता था माइक्रोवेव, इसके बाद होता था रेडियो वेव। इधर आएंगे तो ये होगा अल्ट्रा वायलेट, इसके पहले जाएंगे तो एक्स रे, और इसके पहले जाएंगे तो गामा रे, ये आता था। इधर जब जाते थे तो वेव लेंथ बढ़ता था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पे क्या लिखता है? यह अनुदैर्घ्य तरंग है, यह ऑप्शन गलत है। क्यों? ये जो साउंड होता है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसी में लाइट भी आता है, वो ट्रांसवर्स वेव है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई दृश्य प्रकाश से कम होती है। हाँ, इधर जा रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, ये दृश्य प्रकाश है, और दृश्य प्रकाश के इधर है अल्ट्रावायलेट, मतलब अल्ट्रावायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो दृश्य प्रकाश से कम है, ये ऑप्शन सही है। निर्वात में गमन कर सकता है? कर सकता है। जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो सब के सब दे कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, तो कर सकता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ ये 7 है, देखो ये 7 लिखा है, एक एक्सरे सॉरी गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये 7 होंगे, ये सातों के सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब सही है, हमको चुनना था सही नहीं। यदि वस्तु विराम में हो तो समय और दूरी, देखो क्या बोलता है, ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग ना टी लिए हैं, टी, और यहाँ पे क्या लिखे हैं? दूरी लिए हैं, दूरी।
पोजीशन ले लो, ठीक। तो बोलता है विराम में हो, तो विराम में हो तो देखो ऐसे चलेगा, इसको बोलते हैं ये क्षैतिज होगा, समझ रहे ना, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। देखिए यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं कर रहा है, या इसका दूरी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा, जब भी वस्तु क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। ये आसान सा सवाल है। किसी गति करते वस्तु पर बल लगाकर उसका संवेग दोगुना करते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम p बराबर क्या होता है, mv, p क्या है, संवेग, मोमेंटम। अब आप क्या करें ना, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, यहां से इसको दोनों तरफ गुना करिए, तो p स्क्वायर करिएगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझिए, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। आप यहां से सोचिए, यहां से सोचिए। अब इसमें दोनों तरफ ना 2m से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 2m से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 2m से डिवाइड करिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो m से जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास एक चीज आ गया, पी स्क्वायर 2m बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, पी स्क्वायर बाई 2m। मेरी बात समझ में आ रही है ना, संवेग का स्क्वायर और उसमें 2m से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम के। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि संवेग को दोगुना करते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा ना, डायरेक्ट यहाँ से p दोगुना किए तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 गुना। निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलता है, भैया नहीं बदलता है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करेगा, मोमबत्ती के केमिकल एनर्जी को मोमबत्ती क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को बदलता है, हीट में बदलता है और लाइट में, हीट एंड लाइट में बदलता है, और नहीं, हीट एंड लाइट, थोड़ी सी हीट एंड लाइट, ठीक है। मोमबत्ती जब जलेगी तो हीट भी निकलेगा, ठीक है। बाकी ये सब जो है ये सब ना इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल रहे हैं। ये आसान सवाल है। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय का तरंग उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने में पराबैंगनी का यूज करते हैं, ठीक है, पराबैंगनी का, अल्ट्रावायलेट का यूज करते हैं। इसको ना मतलब किसी चीज को डिसइंफेक्टिंग मतलब किसी चीज को वो जो सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी करने के बाद जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको यार, चाकू बोल लो या जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ना, वो सबको ना साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए या बैक्टीरिया वायरस से दूर करने के लिए हम लोग ना अल्ट्रावायलेट का यूज करते हैं, ठीक है। पानी में भी आप लोग देखते होंगे ना, यूवी का यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, ठीक है। ये होगा अल्फा बीटा जो है ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसका कोई वैसा यूज नहीं है। ये है माइक्रोवेव, इसका हम लोग कहाँ यूज करते थे, माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, ठीक है, शुभ तरह माइक्रोवेव, इसका हम लोग ओवन में यूज करते थे ना माइक्रोवेव। फिर इसका हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, जो हम लोग मोबाइल से जो बात वगैरह करते हैं वो सब करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव का। इसका हम लोग वेदर फोरकास्टिंग में भी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, मतलब मौसम के पूर्वानुमान में माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ठीक। निम्न में कौन गैस शीतल पेय में उपयोग किया जाता है, CO2, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां करते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगा, क्यों करते हैं, ये बुलबुला देता है, बुलबुला है, इसको फीजिंग जो होता है ना, फीजिंग नहीं, एकदम ऐसे हिलाते होंगे और वो छोड़ते होंगे तो बुलबुला निकलता होगा, वो जो बुलबुला निकालते हैं ना वो CO2 की वजह से आता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अम्लीय टेस्ट भी देता है, थोड़ा सा अम्लीय टेस्ट, अम्लीय स्वाद देता है। तो ये 2 कारणों से CO2 को मिलाते हैं, ठीक है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक गैस 2 8 8 है तो आधुनिक और सारणी किस वर्ग रखा जाएगा, तो देखो ये 8 8 है ना तो 18वें में रखा जाएगा। ऐसे भी देखोगे तो 2 8 8 है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z बराबर 18 हो गया, और ये क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन है। और ऐसे भी देखोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऐसे भी देखोगे आर्गन है, तो आपको याद करिए ग्रुप 18 जो होता था वो किसका होता था, इनर्ट गैस का होता था, ठीक है। तो इसलिए 18वें में रखेंगे, ठीक है। ये ऑर्गन है, आपको मालूम है, यहाँ पे जाएंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एक्सी, ये सब के सब कहाँ आते थे, ये सब के सब ना ग्रुप 18 में आते थे। इसको ग्रुप 0 भी बोल देते हैं, इनर्ट कैसे। निम्न में किससे पर्ल एस कहा जाता है, पैरलेस इसको कहते हैं, K2CR3 को, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम
कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इसको सिंपल पोटास भी बोलते हैं, पोटास भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जानते ही हैं, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा में यूज करते हैं, ये बेकिंग सोडा में यूज करते हैं, और ये हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या खरिया वगैरह में, ठीक है। तो पर्ल ऐश इसको बोलते हैं, K2CO3 को। निम्न में किसके द्वारा कटे हुए सेब को भूरा होने से बचाया जाता है? ठीक है, तो देखो ये जो कटा हुआ सेब है वो भूरा होता ही क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। देखा होगा ना, जैसे आप सेब काट के छोड़ते होंगे तो कुछ देर के बाद में उसमें ब्राउन ब्राउन का लेयर बन जाता है। वो जो ब्राउन लेयर है ना, वो मेलामीन का लेयर, मेलानिन, वो ब्राउन लेयर जो है ना वो मेलानिन होता है, मेलानिन, मेलानिन का पिगमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो होता क्यों है। देखो सेब में एक एंजाइम पाया जाता है पीपीओ, ध्यान से सुनिए, सेब में एक एंजाइम पाया जाता है पीपीओ, पीपीओ को बोलते हैं पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। देखिए मजा आएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या बोला कि सेब में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, ठीक। तो जब ना आपने काट दिया तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपलब्ध है, ठीक। तो ऑक्सीजन जाके ना इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अच्छा ये जो होता था ना ये कलरलेस होता था, कलरलेस, ये रंगहीन होता था। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा, जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो पीपीओ के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यही जो कलरलेस था ये बन जाएगा ब्राउन। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये एंजाइम है पीपीओ, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। अब क्या करते हैं ना कि पूछेगा कि हम कैसे ब्राउन जो हो रहा है ना इसको कम करें, स्लाइस्ड एप्पल को। तो इसका एक सबसे आसान तरीका है कि उसको पानी में डुबा दीजिए, दूसरा तरीका है साल्ट वाटर में डुबा दीजिए, तीसरा तरीका है कि उसको कोई भी मतलब लेमन जूस नहीं, कोई भी जिसमें सिट्रिक एसिड मिल रहा है, कोई भी सिट्रिक एसिड वाला, मतलब आप लेमन ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, ठीक है, कोई भी, शायद पाइन एप्पल भी ले लीजिए, कोई भी जिसमें सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड मिल रहा है उसके साथ ना उसमें रब कर दीजिए, या एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी वाले में या सिट्रिक एसिड में ना उसको डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये जो पीपीओ है ना इसको इनहिबिट कर रहा है, मतलब इसको ना रिलीज होने से रोकता है। कौन? लेमन जूस। तो अब जब ना यही निकलता था तब ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ब्राउन कलर बनता था। जब ये निकलेगा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो ब्राउन कलर नहीं होगा। मतलब ये है कि ब्राउनिंग ऑफ एप्पल कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लेमन जूस, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ये होता है CuSO4, इसका ना आयरन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए इसका जो कलर होता है ना ये ब्लू कलर होता है, ठीक है। आप लोग ना रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िएगा तो आपको मालूम है ना कि सबसे ऊपर पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जाइएगा ना तो आप देखिएगा आयरन के नीचे आएगा कॉपर, मतलब ये कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक। तो अब जब रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा। तो अब जो बनेगा वो बनेगा FeSO4 और कॉपर, और ये था ब्लू कलर का, ठीक, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट था। और ये आयरन सल्फेट जो होता है ना इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो अब ब्लू से कैसा बन गया? ग्रीन बन गया। ये कैसा रिएक्शन है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? मिलेगा एक से अधिक चीज मिलके बनेंगे कुछ। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता था। विघटन अभिक्रिया क्या होता है? डिकम्पोजिशन होगा, जब एक बड़ा चीज ना छोटे छोटे इसमें टूटता है, ठीक है। तो मेरे समझ से इतना ही सवाल होगा मेरा। ये नहीं है आज, ये मेरा इतना ही सवाल है आज। तो रखते हैं सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर मेरे से कुछ पूछना हो या मेरी कोई आलोचना करनी हो या कुछ भी हो, आप वीडियो के नीचे बेहिचक कमेंट करिए, ठीक है, अच्छा लगेगा। थैंक यू।